So in today's session, we are going to discuss about EC2. Okay, so we are going to know all each and everything about EC2, why required, and how to launch, what you can do with the EC2. Okay, so before going to discuss about the EC2, can I have some question which I need quick answer from you guys. So, can anyone tell me that if I required, like I want to host any application, okay, I want to install something, okay, and I want to, make that particular application should be executable as well as should be accessible, okay, from anywhere of the world, okay. So, definitely, I required some kind of servers, right? Right or wrong? Hello. Right. Yeah. So, so my question is like, if I am saying like, let's say we are not on any cloud, we are not, we don't know about the cloud, we are not learning any cloud. Let's say we are working on a traditional infrastructure. Okay, I am asking you, can you please, I want a server with 2 GB of, RAM and 2 CPU. Okay, so and on that server I want just one second. Okay, ठीक है अली भाई, as per your request we can talk in Hindi also. Okay, let me do it. Let me restructure the question. So आप ये समझ लो कि हम कोई क्लाउड की बात नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि क्लाउड क्या होती है, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे एक जावा एप्लीकेशन या पीएचपी एप्लीकेशन, है ना, कोई भी एक वेबसाइट जो कि जावा में लिखी हुई है, वो वेबसाइट मुझे होस्ट करनी है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे होस्ट अगर करना है उस वेबसाइट को, किसी जगह पर डिप्लॉय करना है, कहीं पर रखना है उस वेबसाइट को, तो मुझे एक बैकग्राउंड में सर्वर चाहिए होगा, राइट। जहाँ पर कि मैं किसी एप्लीकेशन को रन कर पाऊंगा, और जब वो एप्लीकेशन रन होगी तब मैं उसको ब्राउजर में एक्सेस कर पाऊंगा ऑन ए पर्टिकुलर पोर्ट, चाहे वो पोर्ट 80 हो, चाहे 8080 हो, चाहे जो भी हो। अब अगर हमारे पास कोई भी क्लाउड नहीं है ना, और मुझे अपनी एप्लीकेशन को रन करना है, तो सबसे पहले जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक सर्वर चाहिए, राइट। मुझे एक सर्वर चाहिए। अगर मैं सर्वर की बात करूँगा तो सर्वर मीन्स जहाँ पर भी हम कोई एप्लीकेशंस को रन कर पाते हैं, और उसके ऊपर में हमारे पास कोई जीयूआई नहीं होती है बेसिकली। अगर वो लिनक्स का सर्वर होगा तो हम उसमें कोई जीयूआई नहीं डालेंगे। और जो भी सर्वर होगा उसकी कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज होंगे, है ना, 2 GB 4 GB ऐसा करके कुछ रिसोर्स होगा। Hi, Roshan. है, हाय। Hi, Ankur this side. Actually, my call got disconnected, so can you just start from start beginning? Actually, somehow I am unable to see. Okay, all right, all right. So basically, what we were discussing, Ankur, we were discussing about the servers, right? What is the use of server, right? I guess most of you are aware about the server, what exactly it is, है ना। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू लाइक कि सर्वर्स क्या होता है और सर्वर्स क्या नहीं होता है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मुझे कोई एप्लीकेशन, है ना, कोई जावा बेस्ड एप्लीकेशन, लेट्स सी कि मेरे पास एक फ्लिपकार्ट डॉट कॉम एक वेबसाइट मुझे चलानी है, ठीक है। अगर ये वेबसाइट मुझे चलानी है तो इस वेबसाइट के लिए मेरे पास कुछ कोड होंगे, राइट। मेरे पास कोई कोड होगा, ये जावा का होगा, चाहे जिसका भी नोड जेएस का होगा, जिसका भी होगा, ये एक कोड होगा। इस कोड को लेके आऊँगा मैं और किसी सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। अगर मैं सर्वर बोलूँ तो आप, अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहते हो तो आप अपने इसको पर्सनल लैपटॉप भी समझ सकते हो, आपका कोई डेस्कटॉप भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर कि ये कोड रन होगा, बेसिकली ये कोड हमें रन करना है जिससे कि हम ये वेबसाइट ओपन कर पाएँ, है ना। अगर हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, ठीक है, तो हमें बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट। बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन से, और उस बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सर्वर, ठीक है। अब जो भी हमारे पास बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अगर हम क्लाउड की बात नहीं कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था
ट्रेडिशनल मेथड जो थी, जब हम लेगेसी इन्वायरमेंट्स पे काम किया करते थे इन टू अर्ली 2000, 2009, 2000, इवन 6 4, है ना, उस समय भी क्या होता था कि अगर आपको एक एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट.com, फ्लिपकार्ट.com, ठीक है, एक एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट.com, इसको चलानी होती थी तो आप क्या करते थे, आपके पास एक रिक्वायरमेंट होती थी कि आपको कोई भी एप्लीकेशन को अगर चलाना है तो हमें वो पता होता है, मतलब हमें डेवलपर बताते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको 2 GB CPU चाहिए चलने के लिए, और 1 GB रैम चाहिए, सॉरी, एक एक सीपीयू चाहिए और 2 GB रैम चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक रिसोर्सेस हो गए, ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके बाद कुछ नेटवर्क की बैंडविड्थ चाहिए, जैसे कि 100 Mbps नेटवर्क होना चाहिए। आई गेस यू समवन ऑफ यू इज नॉट ऑन म्यूट। ठीक है। ओके, तो ऐसा कुछ हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती थी कि हमें इतना रिक्वायरमेंट है, इतना चाहिए, साथ ही साथ हमें एक 100 GB का हार्ड डिस्क चाहिए, जो कि हमारे सारे एप्लीकेशंस के लॉग्स को और जो भी एप्लीकेशन रिलेटेड डाटा है उनको स्टोर कर लेगा। तो ये हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती थी, इतना अपने को चाहिए। ठीक है, हम क्या करते थे कि एज अ earlier stage there will be no, there was no DevOps, so what was happening there, वहाँ पे infrastructure guys होते थे ना, Linux system admin kind of, और middleware administrator guy। ठीक है, तो हम क्या करते थे, अपने रिक्वायरमेंट ले करके जाते थे किसी डाटा सेंटर के पास में, है ना, कोई भी डाटा सेंटर जो कि प्रोवाइडर होगा उसके पास हम जाते थे, डीसी के पास। डाटा सेंटर को हम बोलते थे कि वी रिक्वायर्ड 2 GB रैम एंड 1 CPU सर्वर। डाटा सेंटर गाइस बोलता था कि यार ऐसा तो सर्वर नहीं है हमारे पास, बट आई कैन हेल्प यू विथ 4 CPU एंड 16 GB रैम। दिस इज द वेरी स्मॉल सर्वर आई हैव, आई कैन गिव यू दिस सर्वर, you can consume whatever resource you want. If you required only 2 GB, you can consume the 2 GB. This is similar, like if in your mobile, if there is a 4 GB RAM, right? It's on you. If you want to consume 4 GB, you can. If you don't want, you can use a 1 GB, right? But we need to pay, for all the resources which we are not consuming also, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें तो 2 GB, 2 CPU और सॉरी, एक सीपीयू और 2 GB रैम, इतना ही चाहिए मेरे एप्लीकेशन को चलने के लिए। एंड इफ आई एम प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, माय एप्लीकेशन विल बी वर्किंग। बट हुआ क्या कि मैं जब गया डाटा सेंटर को बोलने के लिए, तो डाटा सेंटर ने मुझे बहुत ही एक्स्ट्रा रिसोर्स पकड़ा दिए। सीपीयू तो 3 गुना एक्स्ट्रा हो गया, और ये रैम रैम तो 8 गुना एक्स्ट्रा रिसोर्स हो गया, और मुझे इस एक्स्ट्रा रिसोर्स के लिए भी पैसे पे करने पड़ रहे हैं, राइट, जो कि मुझे नहीं चाहिए, बट मैं उसको कंज्यूम, एक तो मैं कंज्यूम भी नहीं कर रहा हूँ, एंड आई एम पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर एक्स्ट्रा रिसोर्स ऑल्सो विच आई एम नॉट कंज्यूमिंग, है ना। देन क्लाउड कम्स इन पिक्चर। Cloud comes with a very good model, and that model is called pay as you go। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना रिसोर्स कंज्यूम करोगे, आप सिर्फ उसके ही पैसे दोगे। रिसोर्सेस, यू आर नॉट गोइंग टू पे फॉर द रिसोर्सेस। देखते हैं ये कैसे हुआ। जो हमारी ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर्स हुआ करते थे, है ना, उसको AWS क्लाउड ने बोला इलास्टिक इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इलास्टिक मीन्स इट इज इलास्टिक इन नेचर। दिस इज सिमिलर, लाइक जैसे रबर बैंड होती है, हम उस रबर बैंड को अगर एक मैच बॉक्स के ऊपर लगाते हैं, या और फिर सेम रबर बैंड को
दो तीन चार मैच बॉक्स के साथ में लगा देते हैं, तो वी कैन सी कि रबर बैंड इज नाउ, वी कैन यू नो इंक्रीज द साइज ऑफ द रबर बैंड, है ना, हम इसको खींच पा रहे हैं, स्ट्रेच कर पा रहे हैं। सिमिलरली, since the service of AWS, which is the EC2, it's a completely elastic in nature, आप उसको stretch कर सकते हो, है ना, आप उसको बढ़ा सकते हो on the run time, अगर आपको चाहिए तो उसको आप रन टाइम बढ़ा सकते हो। We will see how we can, है ना। Then what is mean by compute and cloud? Compute means all the services which are under under no 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 no. Under EC2. Basically, compute means the services which have the computing mechanism. Okay, computing mechanism means the CPU is involved, you know, and the RAM, memory, those things are involved. Those are called the compute service. ठीक है, ये जनरल जनरल होता है कि कंप्यूट सर्विस, अगर वहाँ पर कहीं रैम, मेमोरी और सीपीयूज, है ना, कंप्यूटिंग थिंग्स इन्वॉल्व होगा तो उसको कंप्यूट सर्विस बोलेंगे। ठीक है। तो इन्होंने नाम दिया EC2। EC2 मीन्स इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। आज ऑफ नाउ कोई डाउट यहाँ तक में? एनीवन? यस, नो? No, ओके, परफेक्ट। no, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि EC2 पिक्चर में कहाँ से आया, है ना। EC2 का मतलब क्या बना? तो EC2 क्या है? EC2 एक वर्चुअल सर्वर है ना, जो कि हम ऑन डिमांड लॉन्च कर सकते हैं AWS क्लाउड के ऊपर में। ठीक है। EC2 क्या है? EC2 एक वर्चुअल सर्वर है जो कि हम ऑन डिमांड लॉन्च कर सकते हैं, है ना, AWS क्लाउड के ऊपर में। ठीक है। पहले क्या होता था, अगर हमें कोई सर्वर्स चाहिए होता था तो हम वो डाटा सेंटर के पास जाते थे, और किसी भी डाटा सेंटर से, जैसे नेट मैजिक एक डाटा सेंटर हो गया, तो उस डाटा सेंटर को हम बोलते थे कि हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, है ना, एक स्मॉल साइज का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, लेकिन वो स्मॉल साइज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी रिक्वायरमेंट की थी वो हमें नहीं मिल पाता था। और उसके साथ साथ में एक और डिमेरिट्स ये होती थी कि अगर मैं कोई डेव इन्वायरमेंट चला रहा हूँ जो सिर्फ डेवलपमेंट टीम को बिलोंग करेगा, है ना, तो उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुझे 24/7 चलाना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास वो जो था वो मेरे हाथ में नहीं था, है ना, सर्विस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, कितनी देर तक सर्वर चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी। ये सारी चीज़ें किसके हाथ में थी? डाटा सेंटर के हाथ में थी। ठीक है, तो इसी वजह से डाटा सेंटर हमें 24/7 के चार्जेस भी करते थे, और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी दे देते थे जो कि हम कंज्यूम भी नहीं कर पाते थे, बट हमें उसके पैसे देने पड़ते थे। अभी देखते हैं कि जब EC2 आया तो ये चीज़ें कैसे चेंज हो गई। EC2 बोलता है कि आई हैव ए लिस्ट ऑफ सर्वर्स, है ना, लिस्ट एंड वेराइटी, बेसिकली नॉट ओनली लिस्ट, आई हैव ए वेराइटी फॉर यू। ओके, सो if you want to launch any server, okay, as for your requirement, you can choose whatever you want to choose. If you have a requirement of one CPU, okay, you can go with it, है ना। लाइक अगर आपको सिर्फ इसमें तीन अलग अलग कैटेगरी हो गई। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि आप क्या करते थे कि आपको एक लिमिटेड मिलता था कि हाँ, 2 CPU के साथ में 4 GB रैम ही आती है, मैं इससे ज़्यादा नहीं मिले। अगर मुझे CPU स्पेसिफिक कोई चीज़ चलानी है, जैसे कि अगर मेरे पास डाटा बेस है ना, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसको ज़्यादा CPU रिसोर्स चाहिए, तो वो हम क्या करते थे, हम नहीं कर पाते थे, हमें उसके रैम के भी अलग से पैसे पे करने पड़ते थे जो कि हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे दो ही CPU, अगर मुझे 6 CPU चाहिए, ठीक है, तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट वाले केस में क्या होता था कि मुझे साथ में 6 CPU के साथ में मुझे अगर मान लो 16 GB रैम आ रही है तो मुझे वो 16 GB रैम के भी पैसे देने पड़ते थे। बट EC2, EC2, हाँ, EC2 के आने से हमें ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि EC2 को इन्होंने डिवाइड कर दिया, AWS ने डिवाइड कर दिया है सर्वर्स को इन अ पर्टिकुलर यूज़ केस। इफ़ यू हैव ए जनरल पर्पस, जनरल यूज़ केस, है ना, जनरल यूज़ केस मीन्स
कैसे डिफाइन करेंगे जनरल यूज केस? जनरल यूज केस का मतलब होता है कि आपको दोनों चीज़ें आसपास चाहिए, जैसे कि 4 CPU 16 GB रैम चाहिए, 8 CPU 32 GB रैम चाहिए, है ना? अगर उस तरह का कोई सर्वर चाहिए तो वो जो जनरल पर्पस में आती है, इस ये सारी सर्वर्स जनरल पर्पस में आती हैं। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे कि कितना चाहिए? ये भी तो एक क्वेश्चन है कि कौन बताएगा कि मुझे CPU कितना यूज़ करना है, मुझे रैम कितना यूज़ करना है ना? मेरे सर्वर में कितना CPU कितना रैम होना चाहिए, ये कौन बताएगा मुझे? तो ये बताने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं। जो बंदा जो आपका वेबसाइट डेवलप कर रहा है, दैट गाय नो हिज कोड इज गोइंग टू कंज्यूम हाउ मच रिसोर्सेस, है ना? तो वो बंदा आपको बता सकता है कि अगर इस वेबसाइट पे मैं लोकल में चला रहा हूँ विथ 5 यूजर, तो ये कितना रिसोर्स लेगा। और व्हेन वी आर गोइंग टू प्लान फॉर द 5000 यूजर ऑन माय वेबसाइट एट ए सिंगल सेकेंड, तो ये कितना रिसोर्स कंज्यूम करेगा। तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके फिर आपको निकालना पड़ता है कि आपको कितना रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन? कोई? ओके, परफेक्ट। सो क्विकली देखते हैं कि EC2 को कैसे डिवाइड किया गया है ना, इंस्टेंस टाइप्स में। हम्म, यहाँ पे बहुत अच्छा, यस, ये तो EC2 जो सर्विस है ना AWS की, जो कि हम बोलते हैं वर्चुअल सर्वर्स हैं, है ना? तो वर्चुअल सर्वर्स को अलग अलग फैमिली में डिवाइड किया गया है। अलग अलग फैमिली का मतलब ये हो गया कि जैसे दादाजी होते हैं, है ना? दादाजी की अपनी, हमारे दादाजी की हमारी एक पूरी की पूरी पीढ़ी आ गई, पूरी फैमिली आ गई। अब उनके जो भाई होंगे, है ना, तो वो भी तो हमारी फैमिली के हैं, लेकिन वो किसी और उनका कुछ बिलोंगिंग्स अलग है ना, वो किसी और गांव में चले गए। सिमिलरली लेट्स से कि अगर आपके 4 दादाजी हैं, है ना, इंक्लूडिंग योर दादाजी, एंड एवरीवन इज हैविंग देयर ओन किड्स एंड द कंप्लीट चेन, है ना, फैमिली का चेन है पूरा। अगर उनके 4 जनरेशन हैं तो उनके भी चार, ऐसे ऐसे करके पूरी एक जनरेशन हो गई, है ना? सिमिलरली यहाँ पर EC2 में भी ऐसे इन्होंने जनरेशन वाइज डिवाइड कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जनरल पर्पस इज ए काइंड ऑफ दादाजी। ठीक है, ये एक दादाजी है। सिमिलरली कंप्यूट ऑप्टिमाइज इज अगेन ए दादाजी, है ना? मेमोरी ऑप्टिमाइज इज अगेन एंड एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, तो एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड। तो इस तरह से ना उन्होंने 4 5 दादाजी डिवाइड कर दिए हैं। उसके बाद अब उसमें अब उन्होंने बोला है कि जब 5 अलग अलग लोग हैं तो 5 लोगों की क्वालिटी डिफरेंट होगी, डेफिनेटली डिफरेंट होगी, है ना? तो उन्होंने बोला है कि किस बंदे की क्या क्वालिटी है, यू कैन चूज योर सर्वर्स एज पर दिस क्वालिटी एंड योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इज कमिंग आफ्टर द जनरल पर्पस। सो वी हैव डिस्कस द जनरल पर्पस, राइट? कि जनरल पर्पस में अगर कुछ भी आपको फ्रिक्वेंटली कोई सर्वर आपको चाहिए, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन को चलाने के लिए, यू कैन गो विद द जनरल पर्पस। एंड जनरल पर्पस इज हैविंग दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, 8 16, और सबकी प्राइस अलग है। जो प्राइस होती है वो उनकी फैमिली पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन से सर्वर्स की क्या फैमिली है वो उसके फैमिली के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी प्राइस क्या होगी, क्योंकि जो भी फैमिली होगी उसके हिसाब से उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा, है ना, उसकी विशेषताएं होंगी इसी वजह से। ठीक है, नाउ यू कैन सी द कंप्यूट ऑप्टिमाइज इज यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन विच रिक्वायर्ड मोर CPU। ठीक है, जिसको कि प्रोसेस करना होता है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जैसे AI के एप्लीकेशंस, या साइंटिफिक कोई आपने कैलकुलेटर बना दिया ऑनलाइन, है ना, वो, या फिर मीडिया ट्रांसकोडिंग, ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन आप कोई वीडियो सर्व कर रहे हैं अपने एंड यूजर्स को। ठीक है, एंड हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर्स। ठीक है, तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस होती हैं, है ना, मशीन लर्निंग इंटरफेसेस। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा CPU चाहिए होता है मशीन के ऊपर में। ठीक है, उनको मेमोरी का अगर कम भी है तो चलेगा, लेकिन CPU उनको ज़्यादा पावरफुल चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये अगर हमें इस तरह की कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है फ्यूचर में, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो और आपसे बोला जाता है कि ये रिक्वायरमेंट है ना, हमें मशीन लर्निंग के लिए इंस्टेंसेस लॉन्च करनी है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, मीन्स लाइक वी व्हाट वी बेसिकली लुकिंग फॉर।
We are looking for CPU more, or we are looking for RAM more, memory more, और IPS more. जैसा भी आपको बोला जाएगा आप उस हिसाब से यहाँ पे फैमिली चूज कर सकते हो. ठीक है. अब इस ये जो दादाजी हैं कंप्यूट ऑप्टिमाइज, इनके तीन बच्चे हो गए, 1 2 3, C5 एंड C4. ये तीनों अलग अलग इनके बेटे या फिर जो भी बोल सकते हो आप. एंड दे ऑल हैव देयर ओन चिल्ड्रंस, है ना. जैसे C4 है तो C4 की अलग अलग चिल्ड्रंस हैं. अब इनकी जो क्वालिटी है इनकी डिफरेंट है. C4 डॉट लार्ज में आपको 2 CPU 3.7 मेमोरी मिलेगी. सिमिलरली इसमें ये मेमोरी, ये CPU और ये मेमोरी मिलेगी. तो whenever you have chance to launch the instance, right, first thing you should go with the requirement, what exactly I have a requirement. जब आपको रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी, देन यू जस्ट नीड टू गो विद दिस URL ऑफ AWS. ओके. एंड go and search the instance of which belongs directly to your requirement, like the memory optimized, है ना. कुछ इंस्टेंसेस, कुछ सर्विसेज होती हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी चाहिए होता है. कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी चाहिए होता है, जैसे कि कैसे बता सकता हूँ मैं, जो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं. कोई एग्जांपल देना चाहोगे आप लोगों में से कोई, कोई ऐसा एप्लीकेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी लेता हो? हाँ हाँ. हाँ, करेक्ट. तो DB सर्वर्स को मेमोरी ज़्यादा चाहिए, है ना. तो ऐसे जब भी मतलब इस तरह के आपके पास रिक्वायरमेंट्स आए तो आप सीधा यहाँ पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सर्विस को चूज कर सकते हो. ठीक है. दैट्स व्हाई वी हैव अ लॉट्स ऑफ मीन्स लाइक ऑप्शंस, वी कैन चूज इट फ्रॉम देयर. और कभी भी एक ही पे मत जाना. आप जैसे मान लो आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे एंड यू हैव अगेन मेमोरी बे ऑप्टिमाइज इज अ ग्रैंडफादर. ठीक है. जब हम इस ग्रैंडफादर के पास जाते हैं तो ही हैव 5 सन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सन्स हैं इसके. अब इन 7 सन्स के अपने अपने भी चिल्ड्रंस हैं, है ना. तो जो भी चिल्ड्रन आपको सूट करता है एज पर योर बजट, यू कैन टेक इट. Similarly, accelerated computing. If you required some computing instances which is on demand, जैसे कि ग्राफिक्स, जैसे यहाँ बोल रहा है ना कि एप्लीकेशंस कौन से एप्लीकेशंस के लिए चाहिए, तो ग्राफिक के लिए चाहिए जिसका ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक्स, जैसे गेमिंग के लिए, अगर कोई गेमिंग रन कर रहे हैं हम, है ना, तो उस तरह के एप्लीकेशंस को चलाने के लिए हमें एक्सलेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस हम चूज कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए मशीन के ऊपर में, देन यू शुड गो विद द आई सीरीज. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द फैमिली एंड जनरेशन ऑफ इंस्टेंसेस, है ना. तो ये अभी हमने बहुत छोटा सा डिस्कशन किया है कि व्हाट एग्जैक्टली EC2 एंड व्हाट इज द फैमिली एंड जनरेशन ऑफ इंस्टेंसेस. ठीक है. नाउ लेट्स मूव आवर कार इन अ डिफरेंट वे. थोड़ा सा साइड में करके हम कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं यहाँ पे before going to launch any EC2 instance. In AWS, there is a concept of region and zones. Region and zone. So, what is region? What is zone? Region is a geographical area, है ना. कोई भी geographical area is called a region, है ना. So how many regions AWS have? AWS have at least nowadays around 15-17 regions. Okay, let me check how many regions AWS having. uh, ये अराउंड 15 प्लस हैं, क्योंकि 2013-14 में इसके पास ये 13 रीजन. यस. ये गौतम वो कीवर्ड एक्चुअली गलत है, ओ इसमें ओ वो आ ओ नहीं रहा, रीजन हो गया है वो. सॉरी. रीजन. हाँ, अभी सही है.
हाँ 16 AWS regions हैं अभी nowadays में. Earlier it was 13, so they have added the some more regions in their list. ठीक है. अब regions क्या होता है? Regions are basically the geographical area, है ना? Geographical area means like Asia Pacific, है ना, is the area, European is the area, है ना. Similarly US is the area, जो कि geographical area जो कि denote होती है ना, जो बोलते हैं ना महादेश और देश काइंड ऑफ. ठीक है. तो जहां जहां पर भी AWS अवेलेबल है उन सारे प्लेसेस को उन्होंने बोला है रीजन. व्हाट इज मीन बाय अवेलेबिलिटी जोन? लेट्स से एशिया पैसिफिक, इफ एशिया पैसिफिक देयर इज मुंबई. ठीक है. अगर मुंबई इज ए रीजन, है ना, इफ मुंबई इज ए रीजन, है ना, सो अवेलेबिलिटी जोन मीन्स अवेलेबिलिटी जोन इज अ फिजिकल डाटा सेंटर अपेरेंस जहाँ भी फिजिकली डाटा सेंटर अवेलेबल हैं. लेट्स से मुंबई में दो जगह पर डाटा सेंटर अवेलेबल हैं. वन प्लेस नेम इज ए, सेकंड प्लेस नेम इज बी. ठीक है. दिस इज ओनली फॉर द मुंबई. ओके. सो इन मुंबई रीजन, in Mumbai region ability zones are two ability zones. One is A, one is B, है ना. Similarly अगर एशिया पैसिफिक में देखते हैं, इफ चाइना इज अ रीजन, है ना, एंड इफ देर इज अ 4 डाटा सेंटर अवेलेबल फॉर AWS, then how many ability zones are here? We have 4 ability zones in the China. ठीक है. तो आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं और ये एग्जाम क्वेश्चन भी है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड जोन? रीजन इज अ, रीजन इज व्हाट? रीजन इज अ ज्योग्राफिकल एरिया, है ना, जी। एंड जोन्स आर द फिजिकल डाटा सेंटर. ठीक है. अब हम देखते हैं कि ये हमें क्यों चाहिए, एबिलिटी जोन रीजन्स, इसका मतलब क्या होता है, क्यों चाहिए. सो if you go to some of the services of AWS, some of the AWS services are global, some of the AWS services are region specific. रीजन स्पेसिफिक मतलब अगर आप कुछ सर्विस को लॉन्च करते हो, लेट्स से द EC2 एंड IAM, दिस इज द टू सर्विस ऑफ AWS. ठीक है. इफ वी आर वी वांट टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस, है ना, हम सर्वर कोई बनाना चाह रहे हैं. So you can see in here, right here, you will see there is a drop down and there are list of regions. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सर्विस को मैं, जो EC2 सर्विस है, इसको मैं अगर नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में EC2 सॉरी US ईस्ट रीजन में अगर मैं इस सर्विस को लॉन्च कर रहा हूँ, आई कांट एक्सेस द सेम सर्विस एंड द सेम सर्वर IP इनटू द ओहायो. ओहायो में मुझे वहाँ पर एक नया सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर मैंने कुछ ओहायो में कोई नया सर्वर लॉन्च किया है तो हमें कैलिफोर्निया में एक नया सर्वर लॉन्च करना होगा. हम सेम सर्वर्स को वहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है. कोई क्वेश्चन? ओके. सिमिलरली अब मैंने बताया था कि कुछ सर्विसेज हमारी रीजन स्पेसिफिक होती हैं, कुछ सर्विसेज हमारी ग्लोबली होती हैं. The service which is called Identity and Access Management, IAM, this service is a global service. Global service means what? आप यहाँ पे जो भी रिसोर्स क्रिएट करोगे, चाहे आप यूजर बनाओ, ग्रुप बनाओ, रोल्स बनाओ, जो भी रिसोर्स अगर आप क्रिएट यहाँ पे करोगे, द सेम रिसोर्स यू कैन यूज इन ऑल ओवर द अकाउंट. इस पूरे AWS के अकाउंट में सेम रिसोर्स आपको मिलेगा. अगर आपने यहाँ पर एक यूज़र बना दिया रोशन, ठीक है, तो आपको पूरा, जब भी आप लॉगिन करोगे या मैं, आप कोई सा भी बंदा लॉगिन करेगा तो उसको वो रोशन यूज़र यहाँ दिखेगा. ठीक है. लेकिन इसमें क्या है कि अगर जो रीजन स्पेसिफिक सर्विसेज हैं उसमें क्या होता है कि अगर मैंने नॉर्थ वर्जीनिया में कोई सर्विस लॉन्च की है तो और मैंने दोबारा लॉगिन लॉग आउट लॉगिन किया है, तो नॉर्थ वर्जीनिया में तो वो सर्विस मुझे दिखेगी, लेकिन अदर रीजन्स में वो सर्विस मुझे नहीं दिखेगी, क्योंकि जो भी सर्विसेज रीजन स्पेसिफिक होती हैं वो एक बिल्कुल सेपरेट होती हैं. नॉर्थ वर्जीनिया की सर्विस आप ओहायो में नहीं यूज़ कर सकते हो, एंड सिमिलरली द ओरेगन एंड अदर regions. So they all are the regions and under it there will be a
physical data center, those data centers will call the availability zone. ठीक है. Now let's come to the EC2. अब हम EC2 में आते हैं एंड अब जो हमारी बात हुई थी सबसे शुरू में कि हमें एक सर्वर चाहिए एक पर्टिकुलर कैपेसिटी का. ठीक है. सो लेट्स लॉन्च दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी सर्वर, है ना. कैसे लॉन्च करेंगे? तो सबसे पहले whenever you are going to log in to your instance, sorry, AWS account, you will get a dashboard. ये एक डैशबोर्ड होगा आपके लिए. बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड आपको यही मिलेगा EC2 का. ठीक है. जब आप इस डैशबोर्ड पे आओगे, यू कैन क्लिक हेयर ऑल्सो टू फाइंड द डैशबोर्ड, बट यू विल नॉट गेट एनीथिंग. यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि सब कुछ जीरो जीरो है, यहाँ पे कुछ भी चल नहीं रहा है ना. लेट मी let me tell you how to launch the instance. First, click here the launch instance, है ना. Now here you can see the AMI, Amazon Machine Image. तो AMI क्या होती है? ये मुझे क्यों दे रहा है इस तरह का एक पेज पे कि चलो AMI चूज कर लो. ठीक है. सो बेसिकली AMI इज अ ISO इमेज. अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक सर्वर आपको क्रिएट करना है या फिर एक विंडोज़ मशीन आपको क्रिएट करना है ना. सो यू नीड अ ISO इमेज, राइट. विंडोज़ इमेज आपको चाहिए या फिर लिनक्स इमेज आपको चाहिए, है ना. और उसी इमेज से आप कोई भी पर्टिकुलर सर्वर लॉन्च कर सकते हो या फिर कोई पर्टिकुलर मशीन लॉन्च कर सकते हो, है ना. सिमिलरली अगर आपको कोई EC2 मशीन लॉन्च करनी है तो आपके पास एक AMI होना चाहिए. AMI इज Amazon मशीन इमेज. Amazon मशीन इमेज. ठीक है. अब AMIs कितने तरीके के हो सकते हैं? AMIs AWS आपको कुछ AMIs देता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. इस AMIs के पैसे नहीं होते हैं. ये OS अगर आप चूज करते हो तो उसमें आपको पैसे नहीं लगते हैं. हम्म. और वो OS कहाँ होता है? वो क्विक स्टार्ट के अंदर में होता है. यहाँ देख रहे हो आप क्विक स्टार्ट. क्विक स्टार्ट के अंदर में जो भी लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे ये फ्री होंगे. इसमें लिखा भी होगा फ्री टेयर एलिजिबल, फ्री टेयर एलिजिबल, है ना. आप अदर VMs को भी इनको भी चूज कर सकते हो लेकिन इनके पैसे लगेंगे आपको. ठीक है. ये ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है. तो अब हमें एक मशीन प्रोविजन करना था. हम एक अमेज़ॉन ये अमेज़ॉन लिनक्स AMI ये जो है ये कस्टम AMI है जो कि अमेज़ॉन वालों ने आपके लिए बनाया है ना. द बैकएंड में इन्होंने लिनक्स का कर्नल यूज़ किया है. ठीक है. आप ये समझ सकते हो कि इन्होंने एक RHEL 7 लिया हो और उसको पैक्ट कर दिया हो कुछ यू नो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डाल के और उसको बोल रहे हैं अमेजॉन लिनक्स. ठीक है. लेट्स चूज दिस अमेजॉन लिनक्स मशीन एंड गो टू द नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है हियर यू कैन सी चूज इंस्टेंस टाइप. अभी हमने डिस्कशन किया है कि इंस्टेंस टाइप क्या होती है और फैमिली क्या होती है ना. सो एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपको कौन सा मशीन चाहिए यू कैन चूज इट. ठीक है. द फ्री टायर इज T2 माइक्रो 1 CPU 1 GB रैम. बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, आप अगर कुछ अच्छा सा वो कर रहे हो मतलब कोई R&D कर रहे हो या फिर कोई POC कर रहे हो आप अपने एडवेस अकाउंट पे, सो प्लीज़ डोंट थिंक लाइक कि बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, AWS मुझे पैसे काट लेगा. वैसा कुछ नहीं होगा. अगर आप रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करते हो और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा. क्योंकि स्टॉप इंस्टेंस के लिए AWS ज़्यादा चार्ज नहीं करती है. ठीक है. लेट्स से कि मैंने T2 मीडियम चूज़ किया है ना. 2 CPU और 4 GB रैम है. क्लिक हेयर द नेक्स्ट. आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो. आप फॉर टेस्टिंग पर्पस आप चूंकि पहली बार लॉन्च कर रहे हो तो आप T2 माइक्रो भी चूज़ कर सकते हो. नाउ इट विल आस्क यू सम डिटेल्स हियर, है ना. सो लीव इट एवरीथिंग एज अ डिफ़ॉल्ट. कुछ भी चेंज मत करो आप. जब हम नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, VPC के बारे में डिस्कस करेंगे इन आवर फ्यूचर क्लासेस, तब हमें ये पता चल जाएगी कि यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या लिखी हुई आ रही. अभी लीव इट. अभी अगर हम नहीं भी डिस्कस करेंगे तो हमें वैसा कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हम नहीं चूज़ करेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा. वी कैन एक्सेस इट. ठीक है. सो लीव इट एज इट इज़ एंड गो टू द स्टोरेज.
क्लिक हियर नेक्स्ट स्टोरेज। स्टोरेज क्या होती है, जैसे कि अगर आप कोई मशीन, आप कोई लैपटॉप खरीदते हो, है ना, आपने लैपटॉप खरीदा, आपको उसने सी ड्राइव दे दिया, और लिनक्स में अगर है तो स्लैश ड्राइव, है ना, स्लैश फोल्डर होता है आपके लिनक्स में, जो कि रूट होता है, राइट। सिमिलरली सी में प्रोग्राम फाइल्स होती है जो कि रूट होता है ना। तो एवरी ओएस, एवरी लिनक्स, सॉरी amazon AMI और एनी AMI, amazon machine image, every AMI comes with some root डिवाइस एंड रूट स्पेसेस, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया तो वो 8 GB आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही। जब ये मशीन प्रोविजन हो जाएगी, आपके पास जो स्टोरेज होगा, जो हार्ड डिस्क होगी, वो 8 GB की होगी ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कुछ ऐड किया, ऐड न्यू वॉल्यूम, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एडिंग न्यू हार्ड डिस्क, है ना। यू आर अटैचिंग न्यू हार्ड डिस्क टू योर लिनक्स सर्वर, ठीक है। इफ़ यू डोंट नीड, लीव इट, बिकॉज इसके चार्जेस लगेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, इसलिए फॉर R&D पर्पस वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट राइट नाउ, इन द फ्यूचर वी विल डू, ठीक है। देन हियर यू कैन सी द ऑप्शंस, द वॉल्यूम टाइप, साइज, IOPS, थ्रूपुट, डिलीट ऑन टर्मिनेशन, है ना। ये सब ऑप्शंस क्या है बेसिकली? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिवाइस। सो डिवाइस इज सेइंग डेव XVDA। डेव XVDA क्या होता है? ये डिफ़ॉल्ट इसका डिवाइस होता है। जैसे कि हमें पेन ड्राइव अगर हम लगाते हैं अपने लैपटॉप में, है ना, तो हमें एक डिवाइस आता है ना माउंट के अंदर में, हमारे लैपटॉप में माउंट के अंदर में डिवाइस का नाम आ जाता है कि दिस इज द डिवाइस, है ना। सिमिलरली दिस इज द नेम ऑफ द डिवाइस, जस्ट a name, nothing else. And snapshot, every AMI, every Linux machine, sorry, every Amazon machine image is created by the snapshot, है ना। That's why you are able to see the snapshots here. Size you can see, volume type, by default कौन सा हार्ड डिस्क इसमें added है, that is what you can see here. If you want to choose some other one, it is going to charge you some extra bucks, है ना। प्रोविजन IOPS, अगर आपको लगता है कि मुझे डाटाबेस चलाना है इसके ऊपर में, है ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा IOPS चाहिए, यू कैन चूज इट। अब यहाँ पे देखोगे, जब मैं जनरल पर्पस चूज करता हूँ तो यहाँ जो IOPS का नंबर्स हैं, है ना, 100 बाय 3000। IOPS का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट, है ना, पर सेकेंड। कितना इनपुट होगा, कितना आउटपुट होगा पर सेकेंड, मतलब 100/3000, इतना इनपुट और इतना आउटपुट होगा पर सेकेंड्स में। 100 सेकेंड्स में 3000 इनपुट आउटपुट होंगे, ठीक है। 100 सेकेंड्स में 3000 इनपुट आउटपुट इस हार्ड डिस्क में आप कर सकते हो। अगर मैं प्रोविजन चुनता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ प्रोविजन है, बाय डिफॉल्ट 400 है, इसको आप कितना भी कर सकते हो, आप इसको 4 लाख 5 लाख जो भी मर्जी करती है आपकी, आप वो चूज कर सकते हो, मतलब मर्जी क्या, जो एज पर योर रिक्वायरमेंट, है ना। मैग्नेटिक जब आप चूज करते हो, देन IOPS इज नॉट द थिंग you can focus on. In magnetic there is some limited and standard IOPS, okay, by default in your hard disk, so you can't increase or decrease the IOPS, ठीक है। देन डिलीट ऑन टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, मतलब अगर कोई इंस्टेंस को गलती से डिलीट कर रहा है तो दैट इंस्टेंस शुड नॉट बी डिलीटेड। वी विल सी, सिंस इट इज चेक ना, वी विल सी हाउ it is going to help us delete on termination. Yes, volume persists independently from the running. However, you can choose the automatically delete it. Okay. Then next is tag. Tag is just like आप जैसे कि अगर आप कोई टी शर्ट्स खरीदते हो, है ना, तो उस टी शर्ट्स में एक टैग होता है, राइट। बाय यूजिंग दैट टैग, द ऑनर ऑफ द शॉप कैन अंडरस्टैंड, ओके, व्हाट इज द प्राइस, एंड दिस टी शर्ट्स बिलोंग्स टू यू नो कौन से सेक्शन को बिलोंग करता है, ये पोलो का है या फिर नाइकी का है, किसका है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई भी रिसोर्स को प्रोविजन करते हो AWS के अंदर में, यू शुड टैग दैट रिसोर्स, ठीक है। टैगिंग कैसे कर सकते हो? की एंड वैल्यू होती है, तो की आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक नेम, है ना। नेम आई एम सेइंग EC2 डेमो, है ना,
Similarly, if I want to add some more tag, I can use company. I can say TechMart Guru. You are you. Then owner. I can say myself. Yeah, this is the best practice. Basically, you should tag your services whenever you are creating. उससे क्या होगा? When the bills come ना, you will able to understand कि कहाँ से आ रही है, कौन किसकी वजह से आ रही है ना? Which resources is giving me, how much cost. Then create next, and in next there is a security group. Okay. So what is security group in AWS? Anyone knows? कोई शेयर करना चाहेगा? व्हाट इज द सिक्योरिटी ग्रुप इन एडब्ल्यूएस? एनीवन? कुछ भी, ये अच्छा बुरा मतलब जो भी आपको पता हो. इफ नॉट, यू कैन से लाइक नो, आई डोंट नो. Yeah, basically security group is a basically security group is a inbound ओके, वेरी firewall, you गुड. can say. एनीवन एल्स? ओके. सो बेसिकली सॉरी. कहीं से रिलेटेड है क्या इससे? एमएफए का कोई रिलेशन है क्या इससे? लाइक वो तो एक सिक्योर ऑथेंटिकेशन लेयर है. नो 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 नो. सो बेसिकली what is security group is, okay, Amit, you are saying something? Yes, actually, I have learned Azure Cloud. So in there, it Correct. was NSG Network Security Group on which we can Correct. configure our access control list. Correct. So I So think it's basically, security group means it's a firewall. It's a virtual firewall. Okay. So that from there you can define है ना कौन सी IPs can access your instance over which port. This is a similar like we have a firewall on our Windows machine, like the Defender, है ना? Windows Defender we all have on our Windows machine. Similarly, in AWS EC2 there is a virtual firewall, and that virtual firewall called the security group. Always remember, security group is a virtual firewall. Okay, so you can create a virtual firewall at any time, and you can update it also. Let me create it, EC2 demo, है ना? Descriptions you can put anything, demo machine first firewall. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि फायरवॉल क्या होती है, यू कैन आस्क मी. ठीक है, प्लीज़ डोंट बी शाय और एनीथिंग. अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में, यू कैन आस्क एनीथिंग. कोई भी सिली क्वेश्चन यू कैन आस्क. आई एम हियर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. यस. यार रोशन, इसमें ना टर्म्स क्लियर नहीं हुए EC2 में. मतलब बहुत सारी चीजें थी, जैसे मतलब बहुत सारे पैरामीटर चूज करने थे. तो कब क्या चूज करना है, डेवलपर बताएगा या हम अपने रिक्वायरमेंट पे लेंगे? और हम किस किस चीज को ओके, कैसे सेलेक्ट करेंगे? ठीक है. जैसे कि हम ना फिर से शुरू से करते हैं. ठीक है, हमने सबसे देखो, अगर आपको कोई EC2 प्रोविजन करना हो तो यू हैव अ 7 स्टेप्स. 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 7 स्टेप्स हैं किसी भी EC2 मशीन को प्रोविजन करने के लिए, राइट? सबसे पहला स्टेप है मशीन का OS चूज करना. ठीक है. सो this particular thing, the operating system belongs to you. As a DevOps engineer, you are going to choose which operating system you want to work, है ना? अब आप डिसाइड करोगे ना कि वो लिनक्स मशीन होना चाहिए, सेंटोस होना चाहिए, उबंटू होना चाहिए. ठीक है. अगर आपकी एप्लीकेशन डॉट नेट की है, देन हु इज गोइंग टू डिसाइड? देन इफ अगर डॉट नेट की एप्लीकेशन है, फिर तो आपको विंडोज़ की मशीन्स चाहिए चलाने के लिए, है ना? बिकॉज यू कांट रन द डॉट नेट एप्लीकेशन ओवर द लिनक्स मशीन. बट अपार्ट फ्रॉम द डॉट नेट है, देन यू कैन रन एनीवेयर ऑन एनी ऑफ द लिनक्स मशीन. ठीक है. तो फॉर द टेस्टिंग पर्पस व्हाट आई हैव डन इज जस्ट फॉर द डेमो, है ना? मैंने क्या किया, एक लिनक्स मशीन चूज कर ली मैंने. ठीक है, फ्रॉम लिस्ट. यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है, मैं कोई सा भी चूज कर सकता हूँ. ठीक है, मैं ये सबसे पहले मुझे दिखा तो मैंने इसको चूज कर लिया. दिस इज नथिंग, है ना? ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था जब मैंने ये. हाँ. It's like
x86 और ARM है ना, ये दो दोनों मशीन दिख रही है वहाँ पे। ये दोनों AMI आप बोल रहे हो ना? ये AMI, ये मशीन नहीं है, ये AMIs हैं। राइट राइट साइड में दो ऑप्शन हैं, 64 बिट x86 और 64 बिट ARM है ना, हाँ हाँ, राइट में सेलेक्ट के नीचे यहीं पे तो। और यही चीजें यहाँ भी हैं, का डिफरेंस। हाँ है ना? हाँ हाँ, तो इसमें हम वाई वी आर चूजिंग फर्स्ट, मतलब सेकंड में देखो, कर सकते हैं या डिफरेंस अब देख सकते थोड़ा सा ना आपको उस बेसिक लेवल पे जाना पड़ेगा जो कि लिनक्स की बेसिक लेवल होती है। सिक्स 64 बिट। हैं। ओके। हाँ, थोड़ी सी वो एडमिन एडमिन लेवल। लेवल की आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 64 बिट का मतलब क्या हुआ कि 64 बिट का मशीन, है ना? जो कर्नल होगा वो 64 बिट का होगा, ठीक है? ये भी 64 बिट का ही है, लेकिन जो लिनक्स का जो कर्नल है ना, कर्नल के वर्जन्स अलग होते हैं, ठीक है? ये वाली जो AMIs है, ये वाली AMI जब भी आप चूज करते हो तो ये दो तरह की कर्नल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? x86 और 64 बिट ARM, है ना? ये दोनों तरह के कर्नल्स को सपोर्ट कर रहा है। तो अब आपको कौन सा कर्नल रिक्वायर्ड है ना? यू कैन यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है? बट बाय डिफॉल्ट जो हम यूज करते हैं वो 64 बिट 86, ये हम यूज करते हैं, ठीक है? ये मैंने तो शायद अभी तक यूज नहीं किया है। अगर वैसा कोई स्पेसिफिक जरूरत हो चलाने की, देन डेवलपर इज गोइंग टू टेल यू कि मुझे एक स्पेसिफिक यही कर्नल चाहिए, मेरी एप्लीकेशन स्पेसिफिकली इसी कर्नल पे चलेगी और किसी कर्नल पे नहीं चलेगी, ठीक है? सो डोंट बी वरी अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है? आप जो डिफ़ॉल्ट होती है उसको आप चूज़ कर लो, और उसको चूज़ करके अभी आपने जैसे सेलेक्ट किया, यू आर एबल टू चूज़ द AMI, है ना? आपने AMI मतलब एक ISO इमेज चूज़ कर लिया अपने सर्वर के लिए। नाउ यू आर चूजिंग द मशीन टाइप, है ना? कि कौन सा साइज़ चाहिए मुझे, मैं सबसे सस्ता 2 GB 4 2 CPU 4 GB रैम वाला ले लूँ, या फिर मुझे ज़रूरत है और ज़्यादा की, है ना? आप और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज भी ले सकते हो। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑन यू, ठीक है? और योर यूज़ केस कि आपको कितना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए वो आपको डेवलपर बता देगा कि मुझे 2 CPU 4 रैम चाहिए। तो जब वो बोलेगा तो आप यहाँ पे आके T2 मीडियम चूज़ कर लेना। अगर वो आपको नहीं बताता है ना, तो यू कांट बेसिकली, एंड डेवलपर इज़ द राइट पर्सन हु इज़ बेसिकली गोइंग टू टेल यू कि ये जो मेरी एप्लीकेशन है वो कितने पे चलेगी, एंड ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल गाय ना। ही शुड नो कि उसकी जो एप्लीकेशन जो उसने कोड लिखा है, दैट कोड इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट ऑन हाउ मच रिसोर्सेज, ठीक है? तो यहाँ पर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमें लगाना, हमें एज पर रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे आके चूज कर लेनी है। देन वी आर गोइंग टू चूज द इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन। हेलो, हेलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? हेलो, ओके। अली भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने तो इसमें लिनक्स या हम्म, उबुंटू मशीन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके साथ साथ क्या हम कोई विंडोज मशीन बिल्कुल भी लॉन्च बिल्कुल कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई ऑप्शन है वटेवर क्या मैंने इसमें? वही तो बताया कि जो भी आपको ज़रूरत है एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन लॉन्च ना, यू कैन सी द विंडोज सर्वर शेयर, है ना? ये विंडोज़ की है, अब SQL सर्वर चाहिए हाँ तो हाँ ये हाँ। भी है, ठीक है? कम्प्लीटली ये थोड़ा सा जब भी आप लोग सारे कोई जब भी अपने अपने अकाउंट में ये करोगे ना, तो एक बार प्लीज़ गो थ्रू हो जाना और सारे ऑप्शंस को ना एक्सप्लोर कर लेना कि और क्या क्या मैं कर सकता हूँ इसमें, ठीक है? और मशीन्स प्रोविजन करना बिल्कुल, उसमें ज़रा भी सोचना मत कि मैं ये कर दूंगा तो इतना पैसे लग जाएंगे उतने लग जाएंगे, नेवर। उतना सोचोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये जो पेज है ना कॉन्फ़िगर इंस्टेंस, इसको अभी आप फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट में रहने दो। अभी इसमें आप कुछ भी मत यूज़ करो, ठीक है? इसमें हर कुछ डिफ़ॉल्ट रहने दो। इसमें हम डिस्कस करेंगे जब हम नेटवर्क में जाएंगे, तो ये जो नेटवर्क वाली सेक्शन है ये हम डिस्कस करेंगे उस समय, ठीक है? कि बेसिकली क्या हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, है ना?
अभी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट मिलेगा, तो हर कुछ डिफ़ॉल्ट करके, और सिर्फ ये याद रखना, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, इस ऑप्शन को आप इनेबल कर देना। तब ये क्या करेगा, आपको एक पब्लिक आईपी दे देगा जब मशीन प्रोविज़न होगा। ठीक है। फिर हम यहाँ आए, हमने यहाँ स्टोरेज की बात की। अवनीत भाई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको, अवनीत, स्टोरेज चूज़ करने में? हाँ मतलब स्नैपशॉट इज अ काइंड ऑफ like kind of ID right for one instance. नहीं नहीं, बेसिकली कोई भी जो AMI होती है ना, AMI, जो हमने पहले पेज में देखा है ना, कोई भी AMI होती है, जैसे कि ये एक AMI है ना, तो जो भी AMI होती है ना, वो स्नैपशॉट से ही बनती है। ठीक है, कोई भी AMI अगर होगी तो वो स्नैपशॉट से बनेगी। चलो पहले हम लॉन्च करते हैं, फिर हम देखते हैं कि AMI बनाते कैसे हैं। ठीक है, पहले हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। लेट्स लॉन्च इट। फिर हम देखेंगे कि AMIs बनाते कैसे हैं और क्या यूज़ होता है AMI का। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये हमारी सिक्योरिटी ग्रुप है ना, जो कि फायरवॉल है। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि SSH जो ये है टाइप, कौन सा टाइप का प्रोटोकॉल मैं अलाउ करना चाहता हूँ और कौन सी रूल में लगाना चाहता हूँ। तो आई जस्ट से कि SSH टाइप इज SSH एंड प्रोटोकॉल इज TCP। अब सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट SSH 22 पोर्ट पर ही काम करता है ना। देन वी आर सेइंग द सोर्स। सोर्स मीन्स कौन आके मेरे मशीन को एक्सेस कर पाएगा, जो EC2 में लॉन्च कर रहा हूँ है ना, उसको कौन एक्सेस कर सकता है। ओवर द पोर्ट 22 एंड ओवर द पोर्ट 80 कौन एक्सेस कर सकता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आई एम सेइंग यहाँ पे तीन ऑप्शन है मेरे पास, कस्टम, एनीवेयर और माई आईपी। अगर मैं माई आईपी चूज करता हूँ, दैट मीन्स ओनली मी कैन एक्सेस ओवर द पोर्ट 22, है ना। इफ आई एम पुटिंग एनीवेयर, एनीवेयर मीन्स कोई भी पूरे वर्ल्ड से कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है ऑन द पोर्ट 22 और 80, है ना। इफ आई हैव सम कस्टम आईपी एड्रेस रेंज, लाइक मान लो कि मैं ABCD कंपनी में काम करता हूँ। अब उस ABCD कंपनी का अपना एक नेटवर्क होगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही इस पर्टिकुलर मशीन को SSH कर पाएँ। देन I should allow the IP address of that particular company only, like 192, 168, 33.2। ये मतलब मैं अपनी मन से कुछ भी डाल रहा हूँ, ये कहीं है नहीं मेरे पास, बट मैं अपने मन से डाल रहा हूँ। ठीक है। सो एनी काइंड ऑफ कस्टम IP यू कैन पुट इट हियर। ठीक है, अगर आपके पास कोई कस्टम IP है तो, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द अदर, यू कैन पुट द डिस्क्रिप्शन लाइक this is for SSH and this is for web, क्योंकि 80 पोर्ट जो है वो वेब के लिए होता है, तो हमने यहाँ पर वेब कर दिया। और अब हमने टाइप कहाँ से सेलेक्ट किया, इफ़ यू कैन क्लिक हियर यू विल सी द ऑल काइंड ऑफ ऑल टाइप बेसिकली। ठीक है, हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। नाउ क्लिक ऑन रिव्यू। अभी आपने जो भी चीज़ें वहाँ पे सेलेक्ट की थी शुरुआत से, यू कैन रिव्यू इट हियर, देन launch. When you are going to launch the instance, it will ask you for the key pair, है ना। अब की पेयर क्या होता है, की पेयर इज समथिंग लाइक द पेयर ऑफ कीज, है ना। लाइक अगर आपके घर में आप क्या करते हो, मेन डोर पे ना एक लॉक लगाते हो। ठीक है, एंड यू एंड योर फैमिली मेंबर बोथ हैव द सेम की, है ना। सो only those guys, those have the keys of that lock, can go inside the room or go inside the home, है ना। अगर किसी के पास वो की नहीं है तो वो नहीं जा पाएगा अंदर। ठीक है। सिमिलरली जब भी आप कोई भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो AWS में, AWS इज सेइंग कि आप ना एक आपके पास एक की पेयर होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी हाउ टू क्रिएट द की पेयर। if you don't have anything,
है ना, यू कैन क्रिएट। अगर आपके पास कुछ है, कोई की पेयर है ऑलरेडी, यू कैन चूज इट, लाइक आई हैव ए की पेयर, आई एम ए गुरु नेम, है ना, तो मैं इसको चूज कर सकता हूँ। एंड आप लोग जैसे फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हो, तो इफ़ यू डोंट हैव, यू कैन क्रिएट अ न्यू की पेयर लाइक हियर। इफ़ यू जस्ट क्लिक हियर, इट विल आस्क यू द नेम, कुछ भी नाम दे दो, मैं पुट देता हूँ डेमो EC2। ठीक है, मैंने नाम दे दिया डेमो EC2। नाउ दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट चांस आई हैव, आई कैन डाउनलोड द की पेयर। अगर मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया, सो आई कान डाउनलोड इट, यू नो, आफ्टर प्रोविजनिंग माई इंस्टेंस। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पे की पेयर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वो चूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं अपना ओल्ड कीपर ही यूज़ करूँगा। मैंने बस वो दिखाने के लिए आप लोगों को कैसे करते हैं, इसलिए मैंने वो कीपर क्रिएट किया। ठीक है, नाउ लेट मी लॉन्च इंस्टेंस। When we are launching the instance, right, it is a server, since we all know, so it is under the 2 by 2 check. You can see the status check and it is initializing. ये 2 by 2 check होता है। 2 by 2 क्या होती है check? You can see under the status there is a 2 checks, system check and instance check, है ना। सिस्टम चेक में सिस्टम की रिक्वायरमेंट, जो कि उसके हार्डवेयर, है ना, ये सब चीज़ें हैं एग्जैक्टली या नहीं मिल रही हैं, ओएस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें चेक करता है AWS बाय डिफ़ॉल्ट। एंड इंस्टेंस चेक में वो चेक करता है उसकी नेटवर्क्स की कॉन्फ़िगरेशंस, एंड वो सही VPC में गया है तो गया है, तो उसको उस पर्टिकुलर सर्वर को कनेक्टिविटी है कि नहीं है इंटरनेट की, ये सारी चीज़ें वो 2 by 2 चेक में पास करता है। व्हेन अगर ये 2 by 2 चेक फेल हो गया, यू कांट एक्सेस द योर इंस्टेंस, है ना, सो दैट पर्टिकुलर 2 by 2 चेक शुड बी पास। एंड जब आप मशीन प्रोविजन कर देते हो, देन इट विल गिव यू ए, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस इन अ डैशबोर्ड। ये EC2 का डैशबोर्ड है, एंड व्हेन यू गो हियर यू विल सी लाइक इंस्टेंस आईडी, जो मशीन आपने प्रोविजन किया है उसकी अपनी एक आईडी हो गई, जिसके थ्रू आप यू नो यू कैन फाइंड दिस मशीन एंड यू कैन रन एनी इंस्टेंस, एनी अदर एप्लीकेशन हियर। इंस्टेंस टाइप ये हमने चूज़ किया था। अवेलेबिलिटी जोन, है ना, सिंस वी हैवंट चूजन, हमने ये चूज़ नहीं किया था, बट ये हमने वहाँ पे बोला था कि ये डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, सो इट हैज़ लॉन्च इन अ USS 1D, है ना। एबिलिटी जोन क्या है? एबिलिटी जोन इज अ फिजिकल डाटा सेंटर। सो दिस मशीन इज वेयर इट इज, दिस मशीन लॉन्च्ड इन अ नॉर्थ वर्जीनिया। नॉर्थ वर्जीनिया में 1D कोई डाटा सेंटर है उसमें, है ना। दैट मीन्स देर इज अ 4 डाटा सेंटर, 1 A B C D, सो इट लॉन्च इन द फोर्थ वन, है ना। देन इंस्टेंस स्टेटस, इट विल शो यू वट एवर इट इज, है ना, रनिंग स्टॉप जो भी होगा वो दिखेगा यहाँ पे। देन स्टेटस चेक हमने डिस्कस कर लिया। अलार्म हमने कोई लगाया नहीं है इस मशीन के ऊपर, तो ये भी नन दिखा रहा है। पब्लिक DNS, अब हमने ये जो मशीन लॉन्च की थी, बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको पब्लिक सबनेट में लॉन्च किया था एंड डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में लॉन्च किया था, सो इट कम्स विद द पब्लिक DNS एज वेल एज पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे कितनों को नहीं पता है पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस क्या होती है? जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ रेज योर हैंड, ताकि मैं बता पाऊँ कि ये चीज़ मुझे नहीं पता, मुझे कौन। मुझे नहीं पता, रोहित। ओके, रोहित आई को डोंट नो। पता नहीं है पब्लिक रोहित। IP एड्रेस, ठीक है। एनीवन एल्स? ओके, आई गेस रोहित को छोड़ के सबको पता है। कैन एनीवन प्लीज शेयर व्हाट एग्जैक्टली पब्लिक IP एंड व्हाट एग्जैक्टली प्राइवेट IP? कोई भी वॉलंटियर कर सकता है, प्लीज। रोशन एक्चुअली आईपी एड्रेस रेंज काफी इसमें डिवाइड की गई है। कुछ रेंजेस हैं जो पब्लिकली यूज के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ है जो आप प्राइवेट कंपनीज के अंदर यूज कर सकते बेसिकली आपने जो बताया वो क्लास के रिगार्डिंग बात हो रही थी, बट हाँ वो भी सही है, लेकिन पब्लिक IP और प्राइवेट IP जो है, जो आपने बताया दैट इज गुड। AWS में पब्लिक IP और प्राइवेट IP ये होता है कि जो पब्लिक IP होती है, दोज IP कैन बी एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, है ना, और प्राइवेट IP कैन नॉट बी एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट डायरेक्टली।
ठीक है, अगर जो प्राइवेट आईपी होती है मशीन की आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन जो पब्लिक आईपी होती है मशीन की आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है रोहित, रोहित यस 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 ये यस क्लियर यस है? यस रोशन पब्लिक आईपी क्या यस होगी, यस ये अगर पब्लिक आईपी है मेरी मशीन में लगी हुई तो मैं इसको डायरेक्टली इस मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। अगर ये नहीं होती मेरे पास, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही आईपी होती, प्राइवेट आईपी, है ना। और प्राइवेट आईपी को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। डायरेक्टली मीन्स मुझे किसी अलग वे से एक्सेस करना होता है, मुझे या तो वीपीएन चाहिए होता, है ना, या फिर मुझे कोई जंप मशीन चाहिए होता। तो इस तरह की मुझे कुछ सर्विसेज चाहिए होती जिसके थ्रू मैं एक्सेस कर पाऊंगा अपने प्राइवेट आईपीस को। जैसे कि करेक्ट जैसे हम करेक्ट। प्राइवेट मशीन प्राइवेट आईपी से हाँ वो हाँ, अगर प्राइवेट आप क्लाइंट प्राइवेट की आईपी मशीन को से लॉगिन करते हो तो आप अपने देखते हो कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो आप वीपीएन पे होते हो तभी आप एक्सेस कर पाते हो, राइट। यस विद वीपीएन जूनिपर यस विद हाँ वीपीएन हाँ, तो वो जूनिपर मशीनें जो होती एंड हैं वो ओके प्राइवेट में होती हैं, है ना, उनके उनके प्राइवेट नेटवर्क में, इसलिए आप नहीं कर पाते हो। ओके जो पब्लिक होती हैं उनको आप खोल सकते हो ब्राउज़र पे, जैसे कि अगर आप google.com खोलना चाहो, है ना, तो google.com आप पब्लिकली कहीं पर भी खोल सकते हो, चाहे वो वीपीएन पे हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है इसका एग्जैक्टली लेकिन कंसेप्ट इस बेसिकली। मशीन को अगर हमें प्राइवेट लेकिन इस मशीन को अगर हमें प्राइवेट बनाना है सिर्फ वो प्राइवेट आईपी पे करना है तो वो कैसे कर पाएंगे हाँ हम जैसे ये हाँ, तो बाय वो डिफॉल्ट हम आया जब हम पब्लिकली वीपीसी डिस्कस करेंगे ना, तब हम वहाँ पर मशीन लॉन्च करेंगे सिर्फ प्राइवेट सबनेट में, और फिर हम उसको जंप मशीन के थ्रू एक्सेस करेंगे। लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा तो इट विल मेक यू गैस कंफ्यूज। ठीक है, सो लेट इट बी, अभी बस इतना। बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक हाँ भी होगा और हाँ, प्राइवेट भी होगा बाय ठीक है हम डिफ़ॉल्ट लॉन्च कर रहे अगर हैं आप पब्लिक सबनेट में रखते हो मशीन को तो वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों आईपी के साथ आता है। अगर आप मशीन को प्राइवेट सबनेट में रखते हो तब वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट आईपी के साथ आएगा। ठीक है, ओके ओके अभी रोशन गॉट इट हमने जो भी चीज़ें प्रोविज़न की हैं यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें मतलब यहाँ पे डाली थी, है ना, और बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रोविज़न द इंस्टेंस प्लीज़ गो थ्रू दोज ऑल थिंग्स, है ना। और जब हम कल मिलें तो आपके पास थोड़े सवाल होने चाहिए कि ये क्या है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, लेट्स एक्सेस दिस इंस्टेंस। ओके, अभी हमें ये जो आईपी हमने हमारे पास है पब्लिक, इसको मुझे कॉपी करनी है, लेट मी कॉपी इट। अभी मेरे पास गिट बैश है, गिट बैश आई मोस्टली यूज टू रन ऑल द लिनक्स कमांड्स फ्रॉम माई विंडोज मशीन, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर द गिट बैश। ठीक है, अब भी यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है। जब भी आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो, है ना, तो आपको सर्वर मिल गया एक। ठीक है, अब इस सर्वर को हम एक्सेस कैसे करेंगे, है ना। तो इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए एक स्मॉल ट्रिक है ना। आप जाओगे यहाँ पे कनेक्ट लिखा हुआ है, इस कनेक्ट को आप क्लिक करोगे, इट विल गिव यू द स्टोरी हाउ यू कैन एक्सेस दिस इंस्टेंस, राइट। आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप SSH क्लाइंट के थ्रू करना चाहते हो या ब्राउज़र के ऊपर खोलना चाहते हो या कोई जावा क्लाइंट है आपके पास उसके थ्रू खोलना चाहते हो। ठीक है, अगर हम SSH क्लाइंट बोल रहे हैं दैट मीन्स वी कैन एक्सेस इट थ्रू द पुट्टी और एनी अदर क्लाइंट इफ वी हैव, है ना। सो बेसिकली द फर्स्ट थंब रूल इज, जो एक्सेस जो कीज हमने क्रिएट किया था की पेयर, इफ यू गाइज रिमेंबर, ठीक है, वो की पेयर की जो परमिशंस होगी वो हमेशा 400 ही होनी चाहिए, राइट। हमने यहाँ पर एक की पेयर क्रिएट किया था, राइट, डू यू गाइज रिमेंबर दैट? यस, नो? ओके, परफेक्ट। यस यस रोशन हमने जो कीपर क्रिएट राइट किया था दैट कीपर शुड हैव द परमिशन 400। अगर आप इसको 777 कर दोगे तो आप कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे अपनी मशीन को, क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्शंस है AWS का, उसको 400 ही चाहिए। ठीक है, और की पेयर इसको क्यों बोलते हैं? की पेयर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक SSH की जनरेट करता है और प्राइवेट की आपको दे देता है और पब्लिक की अपने पास रख लेता है, इसीलिए इसको की पेयर बोला जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लोग आपसे इंटरव्यू में। ठीक है, कि की पेयर क्यों बोलते हैं? की पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट करता है
हमेशा जब भी आप कोई की पेयर क्रिएट करने के लिए जाओगे, यू कैन क्रिएट द की पेयर फ्रॉम हियर ऑल्सो. इफ यू गो हियर in the EC2 dashboard, go here and click here the key pair. You can create any key pair. Let me create a test, है ना. So what it will do, it will save the public key. ये पब्लिक की का फिंगरप्रिंट है जो कि उसने AWS ने अपने पास सेव कर लिया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट. और आपको क्या दे दिया उसने, आपको दे दिया उसने प्राइवेट की, जो कि आप यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है. अब ये जो प्राइवेट की है, इस प्राइवेट की का जो परमिशन होगा वो 400 होना चाहिए, ठीक है. ये एक पहला हैक है. दूसरा हैक ये है कि अगर आप आप विंडोज़ यूज़र हो, ठीक है, और आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो और EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहते हो, है ना. तो फॉर विंडोज़ यूज़र ओनली यू नीड टू चेंज द टाइप ऑफ द की, है ना. जब आप डाउनलोड करते हो की को, तो इट कम्स एज अ .pem फाइल. हाँ, आप देख रहे होगे मेरे दोनों जो कीज मैंने डाउनलोड किए हैं, बोथ कीज आर विथ एक्सटेंशन .pem फाइल, ठीक है, .pem यू कैन सी हियर. लेकिन जो विंडोज यूजर होगा उसको चेंज करना पड़ेगा एक्सटेंशन, और दैट एक्सटेंशन यू कैन चेंज इट यूजिंग द पुट्टी जेन, ठीक है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि विंडोज़ यूज़र कैसे की के एक्सटेंशन को चेंज करेंगे, और तभी वो एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर पाएंगे विंडोज़ यूज़र. तो आपको लोड करना पड़ेगा जो भी की आपके पास. पहले तो ये टूल होनी चाहिए पुट्टी जेन, ठीक है. ये टूल आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा. ये टूल आपके लैपटॉप में होनी चाहिए अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो. देन यू नीड टू लोड द की, ठीक है. आपने की लोड कर लिया, डाउनलोड में गए, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया ऑल फाइल्स. अभी हमारे पास टेस्ट है, ठीक है. तो लेट्स यूज द टेस्ट. सेव सेव प्राइवेट की, यस. इसको कुछ भी नाम से दे दो, अगर टेस्ट है तो टेस्ट नाम से ही दे दो, और इसका एक्सटेंशन जो है ना वो PPK कर दो, ठीक है. यही करना होता है आपको बस. जब आप ये कर लेते हो, तो अब जब आप पुट्टी से एक्सेस करते हो इंस्टेंस को, तो यू शुड यूज द .ppk. जैसे यहाँ पर ये यूज कर रहा है imguru.pem, आपके केस में हो जाएगा ये .ppk, बस, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है. लेट्स एक्सेस द मशीन विद द SSH की. SSH की, where it is, where it is. मेरा की कहाँ है? ठीक है. तो ये मेरा की है ना. लेट मी एक्सेस द मशीन. अच्छा, LHRT chmod 400 IAM PAM, ठीक है. क्योंकि ये उसने बोला था कि यही चाहिए परमिशन, तो मैंने ये परमिशन दे दिए IAM PAM को, ठीक है. नाउ SSH-I. अब उसने बोला कि कैसे कनेक्ट कर सकते हो. You can see here he has given the command. उसने कमांड भी दिया है कि कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है. Let me use the command. So command is SSH-I के बाद हम देंगे की का नाम. So my key name is IAM Guru PEM PEM, then by default user. अच्छा, अब हर एक जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करोगे, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़ॉन मशीन जो कि हमने चूज़ किया है, वैसा अगर आप वही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे, तो उसका यूज़र जो होगा डिफ़ॉल्ट यूज़र, वो होगा EC2 माइनस यूज़र.
अगर आप CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे टू लॉन्च द मशीन, देन द डिफॉल्ट यूजर विल बी CentOS. Similarly, if you are trying to launch Ubuntu machine, right? So the user will be Ubuntu. अगर आप रॉन्ग यूजर दोगे तो आपको एक्सेस करने के लिए नहीं देगा ये, ठीक है. नाउ पुट द पब्लिक आईपी हियर. ये रहा मेरा पब्लिक आईपी. परफेक्ट. यस. Okay, so now I am able to access the newly provisioned EC2 instance. ठीक है. यहाँ पे ये आपको डिटेल्स बता देगा कि क्या आपके मशीन का डिटेल्स है, जो कि अपने डिवाइस, जो हम बात करते हैं डिवाइस, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हो कि डिवाइस अटैच्ड है ना. एंड 1.2 GB यूज हुआ है. 1.2 GB अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब लॉन्च होता है तो आपको पता ही है वो कुछ इंस्टेंसेस के कुछ साइज को यूज करता है ना. यहाँ पे free-g कमांड से आप देख सकते हैं कि टोटल मेमोरी आपको कितनी मिली हुई है इस मशीन के ऊपर में, ठीक है. एंड यू कैन इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर ओवर इट यूजिंग द रूट, ठीक है. दिस इज नाउ यू हैव अ सर्वर, है ना. एंड you can launch whatever you want to, you can do all your R&D over here. You can install whatever, if you want to set up LAMP, if you want to set up MySQL or whatever you want, you can set it up on this machine and you can use it. Let me install first. Let me yum update. Yum install httpd. मैं पहले अपाची डाल के इसमें चेक करना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट. सिस्टम ctl status httpd. okay, it is stopped. Let me start it. Start httpd. okay, now check the status. अभी ये एक्टिव एंड रनिंग आ गई, ठीक है. नाउ लेट्स open this particular IP address on the browser and see. Perfect. So Apache is, we are able to see the Apache, है ना. So this is how you can provision the instance and you can install any of the software over it, ठीक है. कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, नहीं तो मैं अभी जा रहा हूँ, एक टास्क दूंगा आप लोगों को. यू ऑल गाइज शुड लॉन्च इंस्टेंस एंड यू नीड टू डू दैट पर्टिकुलर लैब. आप इसी वो लास्ट में जो कुछ करा था आपने वो एक बार दिखा देना. हाँ, क्या ये था वो? यम अपडेट के बाद ये जो भी आपने किया, मतलब बताना इसके बारे में क्या किया आपने. यम अपडेट इंस्टॉल समथिंग. अच्छा आप अच्छा थोड़ा अच्छा. फास्ट हो गए थे वहाँ पे. मैंने जो भी कमांड्स चलाई उसमें क्या मैंने करा, यही ना. हाँ, बेसिकली मैंने कुछ भी खास नहीं किया. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे अपाचे इंस्टॉल करनी है विंडोज़ के ऊपर में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक .exe फाइल डाउनलोड करूँगा और उसको एग्जीक्यूट कर दूँगा, है ना. फिर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन यहाँ पे चलना स्टार्ट कर देगी मेरे विंडोज़ मशीन पे, है ना. सिमिलरली अगर मुझे कोई एप्लीकेशन रन करनी है अपने लिनक्स मशीन पे या फिर इंस्टॉल करना है ना, तो देर इज़ अ मेथड टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन यूजिंग यम. ये यम रिपोजिटरी इंस्टॉलेशन, ये यम नाम से एक रिपोजिटरी होती है जिसके पास में ये पैकेजेस पड़े होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है. httpd और ये वो पैकेजेस पड़े होते हैं. सो आई जस्ट कॉल द मेथड, नथिंग एल्स. दिस इज अ कमांड यम इंस्टॉल. चूंकि मुझे इंस्टॉल करना था इसलिए मैंने लिखा इंस्टॉल, और जो भी सर्विस मुझे इंस्टॉल करनी थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है. तो जब मैंने ये लिखा yum install httpd, तो इसने क्या किया कि httpd मीन्स अपाची वेब सर्वर, इसको समझ में आ गया कि अपाची वेब सर्वर ही इज आस्किंग टू इंस्टॉल, ठीक है. तो आप यहाँ पे देखोगे इसने सारे डिपेंडेंट पैकेजेस उसके पहले लिस्ट कर दिए.
ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने वाला हूँ मैं तुम्हारे सर्वर के ऊपर में, है ना। मैंने बोला ठीक है कर दो तुम इंस्टॉल, तब उसने यहाँ पर सारे पैकेजेस को देखो, इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग, देन he is saying installed what all the packages the httpd is installed and the dependency which is installed here are listed here, that's it। फिर मैंने क्या किया, मैंने उस हाँ And Roshan, kind of like, it's a kind of like, you are installing some setup file, I guess. हाँ हाँ Somewhere हाँ same thing you are doing on the हाँ server, right? नथिंग On the अभी आप लोगों के लिए यस जैसे आपने अभी इसमें यम इंस्टॉल यूज किया, तो बेस्ट ओएस कौन सा है जैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? जैसे मैं उबुंटू यूज कर रहा था, हाँ तो हाँ उसमें हाँ हाँ etd-get कमांड यूज होती है इसके लिए। मतलब कौन सा देखो ओएस है जिसमें बेसिकली प्रैक्टिस करनी आप चाहिए? कोई सा भी ओएस ले लो, मेरा फेवरेट खुद भी उबंटू ही है ना, तो आप कोई सा भी ओएस ले लो, इट डजंट मैटर। You are not able to do, you can see in the recording. Let me access the same machine with the putty. Okay, here is my putty। मैं यहाँ पर यूजर्स भी डाल सकता हूँ, ec2 माइनस यूजर एट द रेट, ठीक है। अब पुट्टी में यहाँ पे SSH का एक ऑप्शन होता है जिसमें कि ऑथ होती है, ऑथ में जाओ, यहाँ पर अपने प्राइवेट की जो, अगर आपको याद होगा अभी मैंने पीपी के कन्वर्ट किया था पीईएम से, राइट। तो मेरे पास आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप विंडोज़ में पुट्टी यूज़ कर रहे हो तो आपको हमेशा पीपीके फाइल चाहिए। अगर आपके पास कोई लिनक्स मशीन है, वहाँ से आप EC2 इंस्टेंस को यूज़ कर एक्सेस कर रहे हो, तो आप पीईएम फाइल से कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास वो पीपीके फाइल है, मैंने पीपीके फाइल यूज़ किया, यहाँ सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया। इट इज़ गोइंग टू आस्क मी टू सेव और समथिंग काइंड ऑफ, मैंने यस किया, and now I am able to access my EC2 instance। You can see the same EC2 instance I am able to access, the IP is रोशन एक क्वेश्चन और कि पब्लिक की जो आप बता रहे, सॉरी की बता रहे हैं, hmm क्या क्या रिक्वायर्ड है ये पासवर्ड और समथिंग एल्स? yes, key is a basically मैंने बताया ना कि ये एक तरह का यूजर आईडी पासवर्ड है। तो ये हर जितने इंस्टेंस है, जितने लॉजिकल में बोलूँ सर्वर्स हैं, ये सब पे क्या सेम की चल जाएगा या करेक्ट, हर इंस्टेंस का अलग बनाना पड़ेगा? नहीं अगर आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, है ना, और अपने रीजन मान लो कि आपके पास 3 रीजन यूज कर रहे हो, डेव अकाउंट आप नॉर्थ वर्जीनिया में चला रहे हो, क्यूए अकाउंट आप ओहायो में चला रहे हो, है ना, तो एक रीजन में एक की काम कर जाएगा। ओके, एक की अगर आपने क्रिएट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्रिएट किया है आई एम गुरु, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर 100 मशीन्स लॉन्च कर सकता हूँ, ये मेरी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो मुझे फिर कुछ और तरीका करना पड़ेगा, तो मैं 100 मशीन में सेम कीज़ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके मशीन, अभी देखो जब मैं ओहायो में जाऊँगा ना मशीन प्रोविज़न करने के लिए, अभी मैं जाता हूँ EC2 डैशबोर्ड पे, तो यू कैन सी देर इज अ जीरो की, जीरो मशीन रनिंग, जीरो सिक्योरिटी ग्रुप, है ना। दैट मीन्स मैंने सबसे शुरू में बताया था कि कुछ जो सर्विस रीजन स्पेसिफिक होती हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं, मतलब अगर एक रीजन में कुछ है तो दूसरे रीजन में वो नहीं दिखेगा, है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये डिफरेंशिएट ही कर रहा है रीजन से, है ना, दैट्स व्हाई इट इज अ रीजन स्पेसिफिक सर्विस। तो आप नॉर्थ वर्जीनिया के कीज को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पर एक कीज यूज करना पड़ेगा, नया की बनाना पड़ेगा। अब हम जैसे हमारे जैसे लोग जब का ओनली की सिर्फ बनाना पड़ेगा, बट इंस्टेंस तो लॉन्च हो सकता है कहीं से भी ग्लोबली। नहीं नहीं, नॉर्थ वर्जीनिया का जो इंस्टेंस होगा, है ना, मतलब ये जो ओहायो है रीजन, ठीक है, इसके लिए जो EC2 सर्विस है, दिस इज द कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ वर्जीनिया। यहाँ पर भी आपको सेम EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। लेट मी ड्रॉ हियर, आई गेस थोड़ा सा इमेजिन करने में प्रॉब्लम आ रही है। लेट मी ड्रॉ डेव QA UAT, ऐसे टीम होती है ना ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट, है ना। तो अगर डेव टीम को, कोई डेव टीम है, उसको 5 सर्वर चाहिए, ठीक है,
और पांचों सर्वर जो है वो लैंप चाहिए, ठीक। क्यूए टीम है उसको 8 सर्वर चाहिए, है ना। और यूएटी टीम को भी 8 या 10 सर्वर चाहिए, ठीक है। यो जो भी डेव टीम है वो उसके जो मशीन्स हैं वो यूएस ईस्ट में है, मतलब नॉर्थ वर्जीनिया में है। उसके बाद ये जो है क्यूए टीम इसकी ओहायो में है ना मशीन। फिर दूसरे वाले की कहाँ है, फ्रैंकफर्ट, ये यूके में है इसकी मशीन, ठीक है। अब since we know the EC2 instance is a region based service, ठीक है। हर एक रीजन के लिए अलग अलग EC2 इंस्टेंसेस हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दिस इज द सेपरेशन, क्योंकि ये रीजन बेस्ड सर्विस है ये। अगर कोई ओहायो में जाएगा तो उसको सिर्फ 8 मशीन दिखेंगे, उसको ये 10 मशीन और ये 5 मशीन नहीं दिखेंगे। अगर कोई नॉर्थ वर्जीनिया में लॉगिन करेगा तो उसको सिर्फ ये 5 मशीन ही दिखेंगे, ये 8 मशीन और ये 10 मशीन नहीं दिखेंगे। समझ गए मेरी बात? ग्लोबली अगर अब मुझे इस मान लो फर्स्ट जो आपका 5 मशीन है, राइट, हाँ हाँ यहाँ पर ये क्रिएट हुआ, राइट, इस लोकेशन पे, हाँ इस फिजिकल लोकेशन पे, राइट। हाँ हाँ। बट एक्सेसिबिलिटी ग्लोबली हो सकती है किसी रीजन से हो। उस समय तो रीजन का कहाँ, मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कहाँ कोई रीजन तो नहीं बता रहा हूँ मैं, राइट राइट है राइट, ना। यही क्वेश्चन था। मैं तो उसमें रीजन, मैं तो सिर्फ आईपी से एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये ग्लोबली, जो फिजिकल लोकेशन है, राइट, हाँ 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 वहाँ पे ये क्रिएटेड है। हाँ, वो तो बस बेसिकली रीजंस, और हम यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, रीजन हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम ना एक सेपरेशन बना पाएं, दो डिफरेंट सर्वर्स के ग्रुप्स के बीच में एक सेपरेशन बना पाएं, हम एक सेपरेट बता पाएं कि अच्छा मेरा डेव जो है वो यूएस ईस्ट में रन कर रहा है ना। उसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा इसके बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि कुछ रीजन्स, जैसे यूएस ईस्ट रीजन जो है वो सबसे सस्ता रीजन है ना, ये सबसे पुराना रीजन है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी चीप रीजन, है ना। इफ यू आर लॉन्चिंग द इंस्टेंसेस हियर इट विल कॉस्ट यू द हाफ which you are running the instance here in the Ohio or some other regions, ठीक है। so it will cost you completely half। if यहाँ पर अगर 1 सेंट लग रहा है, एक 1 सेंट लग रहा है आपको, तो यहाँ पर वो 2 सेंट होगा, यहाँ पर भी 2 सेंट होगा, द ऑल ओवर अकाउंट इट विल बी 2 सेंट। बट नॉर्थ वर्जीनिया जो है वो सबसे सस्ता है क्योंकि वो पुराना है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर आप लॉन्च कर सकते हो। लेकिन अब एक और हैक है यहाँ पे कि जो भी रीजन्स में आप मशीन लॉन्च कर रहे हो, है ना, वो रीजन आपके एंड यूजर के नियरेस्ट होना चाहिए। अगर मान लो आपका एंड यूजर, मतलब अगर आप flipkart.com चला रहे हो, ठीक है, flipkart.com का हम सबको पता है कि इसका जो एंड यूजर है वो इंडिया मार्केट है ना। इंडिया का मार्केट flipkart.com का एंड यूजर है। अब अगर ये अपने सर्वर्स को उठा के यूएस में बिठा देगा, ठीक है, तो डेफिनेटली अब इतनी डिस्टेंस हो जाएगी तो लेटेंसी बढ़ जाएगी हमारी, है ना। अगर यही flipkart.com मुंबई में अपनी मशीन्स को लॉन्च करता तो वो ज़्यादा जल्दी डिलीवर कर पाता कंटेंट को एंड यूजर का। तो यही हैक है रीजंस का, यही कारण है कि हम रीजंस और अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करते हैं। ओके, राइट। तो जस्ट एक और क्वेश्चन मेरा कि यस एचए और क्लस्टर, हाँ, क्या इस पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है? यस, दैट्स व्हाई वी हैव द अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन का मतलब ही हो गया कि हाई अवेलेबल इंस्टेंसेस, है ना। ओके। इसीलिए मैं अवेलेबिलिटी बार बार बोल रहा हूँ। एच ए, ये एच ए है। कैसे एच ए है, मैंने आपको बताया था कि एक रीजन इज अ ज्योग्राफिकल एरिया और एबिलिटी जोन इज अ डाटा सेंटर, ठीक है। अगर एक रीजन के अंदर में 4 डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं, लाइट से मुंबई में 4 डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं, है ना, तो अगर कोई एक डाटा सेंटर डाउन हो जाता है कि नेटवर्क कनेक्ट चली जाती है या कुछ भी हो जाता है कि एयरटेल की सर्विस बंद होगी, कुछ भी हो गया, है ना, so the other data centers can serve the contents। that's why whenever you are running the production environment, जब भी आप प्रोडक्शन कुछ चलाते हो, प्रोडक्शन में कोई सर्वर्स चलाते हो, तो आप जैसे लॉन्च करते हो 1A एंड 1B, दैट मीन्स दो सर्वर जो हुए वो अलग अलग डाटा सेंटर में रखे हुए हैं। अगर एक डाटा सेंटर की इंटरनेट गई, कुछ भी गया, तो दूसरा डाटा सेंटर विल बी अप एंड इट विल शो यू द कंटेंट एंड सर्व द ऑल द वेबसाइट।
ओके, तो हमें चार्ज जो करता है पर इंस्टेंस करता है या पर लोकेशन करता है? ये बेसिकली ऑप्शन है आपके पास। आप इफ यू वांट यू कैन चूज, इफ यू डोंट वांट यू लीव इट। अगर आपको देखो, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ना 4 अलग अलग जगह पे अपने मशीन क्रिएट कर सकते हो। हम्म, ठीक है, आपको इसने एक ऑप्शन दिया कि मुंबई में मेरे 4 डाटा सेंटर हैं। ठीक है, 1A, 1B, 1C, 1D, है ना। अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट चला रहे हो तो डेफिनेटली आप किस में चलाओगे, आप एच ए मोड में चलाओगे प्रोडक्शन, है ना। एच ए का मतलब हुआ कि एटलीस्ट 2 जगह से वो ऑनलाइन हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप चारों जगह पे अपनी मशीनें लॉन्च कर दो। आप कोई भी दो जगह पे चूज कर सकते हो। 2 जगह का मतलब ये हो गया ना, फिजिकल डाटा सेंटर है ये, फिजिकल अपीयरेंस। इन इसकी अपीयरेंस अगर बर्ली में है तो ये कहीं नवी मुंबई में है, ये कहीं बांद्रा में है, ये आउटसाइड मुंबई पुणे में है ना। ऐसा है। तो अगर पुणे में मौसम खराब हो गया और इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, और आपका इंस्टेंस यहाँ बांद्रा वाले में है, तो एटलीस्ट ये वाला सर्वर तो बंद हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर तो डाटा सेंटर ही मर गया। लेकिन यहाँ से आप कंटेंट सर्व कर पा रहे हो। ठीक है, और जब आपके पास समय होगा so you can move your server from here to here and you can launch your instances। ठीक है, any other